नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बीपीएससी के द्वारा जो एक नई वैकेंसी आई है, तो उसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, तो बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग, तो इसके द्वारा जो नई वैकेंसी आई है तो उसका विज्ञापन संख्या है दोस्तों 43/2025। ठीक है, 43/2025। तो ये विज्ञापन संख्या है दोस्तों। ठीक है, और ये जो है वैकेंसी दोस्तों निम्न वर्गीय लिपिक, ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए दोस्तों वैकेंसी आई है। ठीक है, यानी कि एलटीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, तो इसके लिए दोस्तों ये वैकेंसी आई है। और बहुत अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये वैकेंसी जो है दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना के लिए है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इस वैकेंसी में जिसका भी जॉब होगा दोस्तों, तो उसका जॉब बीपीएससी के कार्यालय पटना में ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनको पटना में जॉब लगे, तो उनके लिए यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। ठीक है, बीपीएससी के कार्यालय पटना में जॉब लगेगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें कुल पदों की संख्या दोस्तों 26। ठीक है, कुल पदों की संख्या 26 है। चलिए देखिए, विज्ञापन संख्या 43/2025 बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 26 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जो 26 पद है कुल, उसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। ठीक है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 13 पद है, जिसमें महिला के लिए 5 पद आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 सीट है, जिसमें 1 सीट महिला का है। अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है, जिसमें 1 सीट महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, और पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए 1 सीट है। यानी कुल 26 पद है दोस्तों, जिसमें 7 पद जो है महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए 1 पोस्ट आरक्षित है। और दिव्यांग के लिए दोस्तों इसमें भी सीट आरक्षित है। देखिए, दृष्टि दिव्यांगता के लिए दोस्तों ये 1 सीट आरक्षित है। ठीक है, चलिए दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ठीक है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें सैलरी का, वेतनमान क्या है। तो दोस्तों लेवल 2 का ये वैकेंसी है, यानी कि जिसमें 19,900 से 63,200 के बीच इसमें है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या है। तो दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट है, ठीक है। यानी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है। और तकनीकी योग्यता क्या है, देखिए कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, यानी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए उसको, और कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए उसको, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों उम्र सीमा की। तो देखिए दोस्तों 1/8/2025, ठीक है, ये बाउंड्री लाइन है दोस्तों। तो 1/8/2025 को जो है दोस्तों कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और अधिकतम उम्र सीमा की बात करते तो देखिए अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 60 वर्ष में रिटायरमेंट होगा। इसमें दोस्तों उम्र सीमा में छूट भी मिलता है। एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1/8/2022 से 1/8/2025 तक उपर्युक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएं पूरी करते हो एवं नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवा निर्वित होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों बिहार सरकार का जो ये पत्रांक है 212 और ये लेटर जारी हुआ था 23/1/2006 को। तो उसके आधार पर जो है दोस्तों दिनांक 1/8/2022 से 1/8/2025 इस डेट के आधार पर जो भी जो है कैंडिडेट अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर जो है वो ये वैकेंसी को भर सकते हैं, लेकिन इस वैकेंसी के दौरान उनकी उम्र जो है रिटायरमेंट की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बिहार सरकार के सरकारी सेवक को ही उम्र सीमा में छूट है, लेकिन उनको सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। दिव्यांग को भी 10 वर्ष की छूट है, लेकिन उनको सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक को भी दोस्तों उम्र सीमा में छूट मिलता है, लेकिन उनको भी सर्टिफिकेट जमा करना होगा इसका। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। देखिए तो किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए संवीक्षा के बाद 40,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा सामान्यतः नहीं ली जाएगी। 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा का तथा द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर इस वैकेंसी को अगर कैंडिडेट 40,000 से कम कैंडिडेट अगर अप्लाई करेंगे तो उनका प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगा, ठीक है, बस मेंस होगा डायरेक्ट, ठीक है। और 40,000 से अगर अधिक आवेदन प्राप्त होता है तब पीटी और मेंस यानी 2 चरण में परीक्षा होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों ही वस्तुनिष्ठ होगा और बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए प्रारंभिक परीक्षा का क्या जो है सो सिलेबस है दोस्तों। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों
क्या है, देखिए प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, ठीक है, जिसमें ये सब विषय होगा। देखिए सामान्य अध्ययन से दोस्तों 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान एवं गणित से दोस्तों 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग से दोस्तों 50 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 150 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न का आंसर सही देने पर आपको 4 अंक मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और एक प्रश्न का अगर उत्तर गलत दीजिएगा तो आपको 1 नंबर आपके कट जाएंगे सही में से, ठीक है। परीक्षा का अवधि दोस्तों 2 घंटा 15 मिनट है, ठीक है। परि देखिए प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा, ठीक है। अगर कोई भाषा में डाउट होगा तो अंग्रेजी का प्रश्न ही मान्य होगा, ठीक है। इस परीक्षा में दोस्तों आप पुस्तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक खंड के लिए आपको एक पुस्तक ले जाने का छूट रहेगा, ठीक है। देखिए एक सामान्य ज्ञान के लिए आप ले जा सकते हैं, ठीक है, एक गणित के लिए ले जा सकते हैं एवं एक सामान्य विज्ञान के लिए आप परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। लेकिन पुस्तक आपका जो है दोस्तों, देखिए किसका होना चाहिए। देखिए तो पुस्तकों में एनसीईआरटी या बीएसईबी या आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान होगा दोस्तों, ठीक ठीक है। आगे देखिए, किसी विषय से संबंधित गाइड, किसी पुस्तक की फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पूर्व परीक्षार्थी अपना नाम एवं अनुक्रमांक अनुमान पुस्तक पर अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित कर लेंगे, ठीक है। देखिए परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतया वर्जित है, यानी पुस्तक को एक दूसरे को नहीं लेना और नहीं देना, ठीक है। पुस्तक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस का क्या है। देखिए तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखिए दोस्तों इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए ये सामान्य अध्ययन में क्या है। देखिए इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा, ठीक है। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, ठीक है। इसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह है दोस्तों। आगे देखिए, देखिए समसामयिक विषय यानी करेंट अफेयर्स में क्या क्या पूछेगा। तो वैज्ञानिक प्रगति से, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से, भारतीय भाषाएं से, ठीक है, पुस्तक से, लिपि से, राजधानी से, मुद्रा से, खेल खिलाड़ी से, महत्वपूर्ण घटनाएं, तो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों करेंट अफेयर्स का। आगे देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो ये सबसे दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान एवं गणित से क्या क्या प्रश्न रहेगा। देखिए इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी सामान्य विज्ञान और गणित में दोस्तों 10th लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए सामान्य विज्ञान में क्या क्या, तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल, ठीक है। इसमें एक भूगोल भी ऐड है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा जियोग्राफी भी है।
गणित में देखिए क्या है दोस्तों, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि से प्रश्न पूछेगा दोस्तों। यानी इसमें एडवांस मैथ से दोस्तों प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे रीजनिंग से दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सामान्य रूप से जनरल कंपटीशन में जो रीजनिंग से पूछा जाता है, तो वही उसी से दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, दोस्तों देखिए जो भी रिक्ति है तो उसका 5 गुना जो है प्रारंभिक परीक्षा के बाद चुना जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, है ना। यानी 5 गुना, यानी समझ लीजिए कि जैसे 26 है तो 26 गुने 5 यानी 130 हो गया दोस्तों। तो 130 कैंडिडेट इसमें चुना जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, और मेंस एग्जाम का विज्ञापन अलग से जारी होगा। दोस्तों इस परीक्षा को पहले आपको क्वालिफाई करना होगा, फिर उसके बाद कट ऑफ पार करना होगा। ठीक है, देखिए क्या है जिसमें आपको क्या करना है दोस्तों। देखिए सामान्य श्रेणी के लिए कम से कम उसको 40% मार्क्स लाना होगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना होगा, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% कम से कम उनको नंबर लाना होगा, तब जाकर के वो परीक्षा में बने रहेंगे, नहीं तो वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए मुख्य यानी लिखित परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए सभी सफल अभ्यर्थियों को टंकन एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा में बुलाया जाएगा। यानी दोस्तों जो मुख्य परीक्षा में जो भी पास करेंगे, तो आ, मतलब ये जो भी क्वालिफाई करेंगे तो उनको जो है ये कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर संचालन के जांच के लिए उन्होंने एग्जाम में बुलाया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी है। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभ्यर्थी ध्यान रखे कि टाइपिंग टेस्ट देते वक्त किसी शब्द यानी वर्ड को टंकित कर देने के पश्चात उस शब्द को डिलीट की या बैक स्पेस की मदद से डिलीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिलीट की एवं बैक स्पेस की जो है पहले से ही लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट दोस्तों एमएस वर्ड एप्लीकेशन में लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हिंदी टाइपिंग के लिए कीबोर्ड लेआउट रेमिंगटन गेल होगा और फॉन्ट मंगल होगा। ठीक है, तो ये है। आगे देखिए लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकन एवं कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होना होगा। टंकन यंत्र एवं कंप्यूटर पर उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को, है ना, 10 मिनट में टंकित करना होगा दोस्तों। ठीक है, 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी में होना चाहिए दोस्तों, जिसमें 300 शब्द यानी 10 मिनट में उसको टाइप करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 1.5% से ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेधा सूची क्या है, इसका मेरिट कैसे बनेगा देखिए दोस्तों। देखिए टंकन एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात मुख्य यानी लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर स्थान दिया जाएगा, तथा जन्म तिथि समान होने पर जिस उम्मीदवार का नाम
देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार पहले आता हो उन्हें मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। इस प्रकार अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। कहने का मतलब है दोस्तों, जब जो मेंस में जिसका ज्यादा नंबर आएगा, मतलब अगर दो कैंडिडेट या उससे ज्यादा का नंबर अगर बराबर आ जाता है ना, मेरिट में अगर नंबर ज्यादा आ जाता है तो क्या होगा कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिसकी उम्र ज्यादा होगी तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर उम्र भी अगर बराबर हो जाता है तो देवनागरी लिपि में जिसका नाम का अक्षर पहले आएगा उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। जैसे किसी का नाम अगर अमोद है, किसी का नाम अगर प्रमोद है, पहले अ आता है बाद में प आता है तो अ वाला को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आरक्षण का। तो दोस्तों आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के अस्थाई निवासी को ही मिलेगा। ठीक है, अदर स्टेट वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आरक्षण का लाभ लेने के लिए दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति इनको जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थाई निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और जो ओबीसी के हैं तो उनको जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों आरक्षण का लाभ महिला की बात करें तो जो है जिस महिला का मायके जो है अगर बिहार में है तो उन्हीं को जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, यानी क्योंकि जो भी आपका डॉक्यूमेंट बनेगा दोस्तों, मतलब कि अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो उनका जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा दोस्तों उनके पिता के नाम से और पिता के पता से होना चाहिए, है ना। उनका पति के नाम से और पति के पता के नाम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों आपको कोड डालना होगा ऑनलाइन करते समय। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, है ना। देखिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए लगेंगे। ठीक है, आगे है इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके बाद है ये ओबीसी के लिए ये लगेगा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दोस्तों लगेगा जाति प्रमाण पत्र लग जाएगा। ठीक है, फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अस्थाई निवास प्रमाण पत्र लग जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, महिला है अगर तो उनका पिता के नाम से जो भी है अस्थाई निवास प्रमाण पत्र तो वो उनको देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनको लगेगा। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, बिहार सरकार के सरकारी सेवक है तो उसका प्रमाण पत्र उनको देना होगा। भूतपूर्व सैनिक है तो वो सर्टिफिकेट उनको लगेगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है तो वो सर्टिफिकेट उनको देना होगा। ठीक है, अगर केंद्र सरकार या बिहार सरकार के अगर सरकारी सेवक हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। और पहचान पत्र फोटो युक्त जैसा कि आवेदन में दावा किया हो वो लगेगा दोस्तों। और फिर हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का फोटो लगेगा दोस्तों। और दोस्तों लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी की प्रति आपको दोस्तों लगेगा। यानी आप ऑनलाइन जो भी फॉर्म भरिएगा तो प्रिंट आउट जो निकालिएगा तो वो आपको ले जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों परीक्षा शुल्क की। तो देखिए दोस्तों परीक्षा शुल्क क्या है। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए, है ना। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपए लगेंगे। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित
अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपए, दिव्यांग अभ्यर्थियों है ना 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपए लगेंगे, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए लगेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि क्या है ना। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है दोस्तों 8/7/2025। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है दोस्तों 8/7/2025। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 29/7/2025। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 29/7/2025। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया बीपीएससी के द्वारा जो एक नई वैकेंसी आई है और उसका पद का नाम है निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी। तो इस पद के लिए जो नई वैकेंसी आई है तो उसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।